विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सर्वेश सिंह, उच्च माध्यमिक शिक्षक इतिहास, और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास कक्षा 12 के अध्याय 8 किसान, जमींदार और राज्य के संबंध में। और समय है 16वीं से 17वीं सदी के मध्य का। और इस समय जो घटनाक्रम हुए थे, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। भारतीय इतिहास में जो आज हमारे जीवन में उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है, हम लोग देखेंगे कि यह किस प्रकार से उस समय के जीवन में लोगों का था, किस प्रकार से लोग अपने दैनिक क्रियाकलाप करते थे, शासकों जमींदारों का किस स्तर तक योगदान था। आप जानते हैं कि किसान किसी भी राज्य या देश की महत्वपूर्ण इकाई होता है। किसान के साथ साथ जमींदार भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लोग कृषि पर निर्भर होते थे। उस समय आज जैसे संसाधन उपलब्ध नहीं थे, और हमें यह सोचना होगा कि उस समय किस प्रकार की स्थिति थी। अतः प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग उस समय के बारे में आज जानेंगे और पढ़ेंगे। आज फिर हम लोग हाजिर हैं इतिहास कक्षा 12 के अध्याय 8 किसान, जमींदार एवं राज्य के भाग 2 को लेकर। लेकिन भाग 1 में हम लोगों ने किसान और कृषि उत्पादन, ग्रामीण समुदाय, कृषि समाज में महिलाएं एवं जंगल और कबीलों के बारे में जाना था। साथ ही मैंने आप लोगों से कुछ प्रश्न भी किए थे। उन प्रश्नों के आदर्श उत्तर कुछ इस प्रकार से हो सकते थे, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। पहला प्रश्न था, आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? पहला प्रश्न था, आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? इसका उत्तर है अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल। उत्तर क्या है? अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल। प्रश्न 2, रैयत कौन थे और कितने प्रकार के थे? यानी कि रैयत कौन थे और कितने प्रकार के थे? इसका उत्तर है रैयत किसान थे। रैयत किसान थे, और यह 2 प्रकार के थे। पहला है खुद कास्त, यानी कि जो उसी गांव में रहते थे और वहीं पे कृषि कार्य किया करते थे। दूसरा है पाही कास्त, यानी कि जो दूसरे गांव में लोग आकर के दूसरे गांव में कृषि किया करते थे। तीसरा प्रश्न है, 16वीं सदी के राज्य अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का वर्णन करें। फिर से सुन लें, 16वीं सदी के राज्य अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का वर्णन करें। तो उसका उत्तर होगा भू राजस्व वसूल करना, भूमि की नाप जोख करना एवं उसका रिकॉर्ड रखना। फिर से उत्तर सुन लें, भू राजस्व वसूल करना, भूमि की नाप जोख करना और साथ ही साथ उसका रिकॉर्ड रखना था। नेक्स्ट प्रश्न था, पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। तो उसका उत्तर होगा सामुदायिक कार्य, जैसे मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनवाना। सामुदायिक कार्य जैसे मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनवाना एवं नहर खोदना। यानी कि सामुदायिक कार्य जैसे मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनवाना एवं नहर खोदना आदि थे। अतः
प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने जो हमारी पूर्वी की कक्षा थी, कक्षा 12 इतिहास की, किसान राज्य, किसान, जमींदार एवं राज्य के भाग 1 के जो प्रश्न थे उनके बारे में शायद आपने जान सके होंगे और अपने अपने उत्तर हमारे आदर्श उत्तर से मिला लिए होंगे। अतः अब हम लोग उसी भाग में खासतौर से अध्याय 8 किसान, जमींदार एवं राज्य के भाग 2 के अंतर्गत जमींदार उस समय कैसे थे, भू राजस्व प्रणाली कैसी थी, चांदी का बहाव एवं अबुल फजल की आईने अकबरी के बारे में जानेंगे। तो साथ खासतौर से हम लोग जो पहली बात आती है जमींदार। जमींदार निश्चित रूप से मुगल भारत में कृषि संबंधी हमारी बात, हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात ना कर लें जिनकी कमाई तो खेती से आती थी लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। वे थे जमींदार, यानी कि वे राज्य की ओर से कर वसूलते थे, उनके बदले में उन्हें वित्तीय मुआवजा दिया जाता था। खासतौर से ये जो जमींदार थे वे अपने जमीन के मालिक भी हुआ करते थे। साथ ही साथ सैनिक समाधान भी उनकी ताकत का एक महत्वपूर्ण भाग था। ज़्यादा से ज़्यादा जमींदार जो हुआ करते थे उनके पास स्वयं के किले हुआ करते थे, उनकी स्वयं की सैनिक टुकड़ियाँ होती थी। इन सैनिक टुकड़ियों में वे घुड़सवार, तोपखाने एवं पैदल सिपाही भी हुआ करते थे। कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को महत्वपूर्ण होने का भी मौका दिया था। मध्य भारत और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारियों जैसे सदगोप ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। बड़ी बड़ी उनकी जमींदारियां हुआ करती थी, कृषि लायक उनके पास जमीन होती थी, लेकिन वे जो खेतिहरों यानी कि कृषि कार्य करने वाले लोग थे उन लोगों को खेती के कुछ उपकरण उधार देकर उनसे वहां बसने के लिए भी मदद किया करते थे और ताकि वह वहीं पर रहकर कृषि कार्य को अंजाम दे सके। जमींदारी की खरीद फरोख्त से गांव के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में भी काफी तेजी आई थी। जमींदार बाजार हाट भी स्थापित करते थे जहां पर कि जो किसान हुआ करते थे वे अपनी अपनी फसलों को वहां ले जाकर के बेचने का कार्य भी करते थे। खासतौर से जमींदार जो होते थे शोषण करने वाला भी एक तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद एवं संरक्षण का संयोग यानी पुट था। आपस में मेल जोल के साथ ये लोग रहते थे। उदाहरण के रूप में 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह भी हुए थे। उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को किसानों का हमेशा समर्थन ही प्राप्त होता रहा है। अब है भू राजस्व प्रणाली। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इसी कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन और वसूली के लिए यह जरूरी था कि एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा किया जाए, यानी कि राजस्व वसूली के लिए एक प्रशासनिक तंत्र था जिसके अंतर्गत दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख किया करते थे। खासतौर से इस तंत्र में वे शामिल थे इस तरह के हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को नया आकार देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभर कर सामने आए। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से
पहले मुगल राज ने जमीन और उन पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्मों की सूचनाएं भी एकत्रित होती हैं। जैसे भू राजस्व के इंतजाम के दो चरण थे। पहला कर निर्धारण, दूसरा वास्तविक वसूली, यानी कि इसके दो चरण थे। कौन था? कर का निर्धारण करना और वास्तविक वसूली करना। साथ ही साथ जमा निर्धारित रकम भी हुआ करती थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम आमिल, गुजार या राजस्व वसूली करने वालों के कामों की सूची में अकबर ने हुक्म दिया था कि जहां उसे आमिल गुजार को कोशिश करनी चाहिए वे खेतीहर नगद भुगतान करें और वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प खुला रहे। साथ ही साथ राजस्व निर्धारित करते समय 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 पर अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की भी वो लोग कोशिश करते थे, लेकिन स्थानीय हालातों को देखते हुए वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। साथ ही साथ प्रत्येक प्रांत में जुती हुई जमीन एवं जोतने लायक जमीन दोनों की भी नपाई की गई थी। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आईन ए अकबरी में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़े संकलित है। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि प्रत्येक गांव में कृषकों यानी खेतीहरों की संख्या का वार्षिक हिसाब किताब रखा जाना चाहिए। अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण, इसकी जानकारी जो बात होती है आइन के, खासतौर से आइन ए अकबरी के वर्गीकरण से कुछ हमें एक सूची प्राप्त होती है। इसमें अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीन का भी वर्गीकरण किया और प्रत्येक के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। पहली बात है पोलज जमीन। ये वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना कृषि होती थी, यानी कि हमेशा इसमें कृषि होती रहती थी, जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। दूसरी बात पड़ौती जमीन। यह जमीन वह है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती यानी कृषि कार्य रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई ताकत को वापस पा सके। तीसरी बात चच्चर जमीन। ये जमीन यह जमीन 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। फिर इसके बाद है बंजर जमीन। यह जमीन 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो, वो उस तरह की जमीन थी। पहले 2 प्रकार की जमीनों की 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। ये हर किस्म की जमीन के उत्पाद से जोड़ दिया जाता था और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता था, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क के रूप में माना जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग पढ़ेंगे मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। खासतौर से ये मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय में शुरू की गई थी, यानी कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र यानी कि मनसबदार था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी हुआ करती थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान भी किया जाता था, जबकि उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। साथ ही साथ इन मनसबदारों का ट्रांसफर यानी कि तबादला भी किया जाता था। आइन ए अकबरी
से यह जानकारी भी मिलती है कि आमिल गुजार सिर्फ नगद लेने की आदत न डालें, बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। दूसरी बात, अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग बुनियादों में तैयार करना चाहिए: अच्छा, मध्यम, बदतर। और इन सब बातों से शक को दूर करना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नगद या जींस के बारे में। आईने कवरी का यह एक और अनुच्छेद है। इसमें खासतौर से आमिर आमिल गुजार सिर्फ आमिल गुजार जो होते थे वो खास तौर से जो काम करते थे वो एक पहला काम था अंदाज में जमीन का आकलन करना जो सही नतीजा दिया करता था। यानी कि अपने अंदाज से जमीन का आकलन कर लेना कि यहाँ पे किस प्रकार से राजस्व को वसूला जा सकता है। दूसरी बात, बटाई, जिसे भाओली भी कहते थे, में फसल काट कर, ये बटाई के माध्यम से फसल को काट कर जमा कर लेते थे, यानी कि एकत्रित कर लेते थे। फिर आपस में सामंजस्य के माध्यम से, रजामंदी के माध्यम से इसका बंटवारा भी कर लिया करते थे। तीसरी बात थी खेत बटाई, पहला, और दूसरा था लाख बटाई। खेत बटाई यानी कि जब कृषक बुवाई कर लेता था, यानी कि बीज बोने के बाद खेत को आपस में बांट लिया जाता था। दूसरी बात, लाख बटाई यानी फसल कटने के बाद आपस में उस फसल को बांट लिया जाता था। अब हम बात करेंगे जमा के बारे में। खासतौर से 1665 ईस्वी में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब द्वारा दिए गए आदेश के बारे में है। उन्होंने ये आदेश दिया था कि प्रत्येक गांव किसान की खेती की बारीकी से जांच के बाद सरकार के वित्तीय हितों एवं किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। ये उस समय की जो स्थिति थी शासन काल के बारे में, वो दिखाई दे रहा हो कि बाबर का जो शासन काल है कैसी स्थिति थी, फिर अकबर के शासन काल के बारे में, और साथ ही साथ औरंगजेब के बारे में भी ये मानचित्र के माध्यम से आप सबको जानकारी मिलेगी। अब अगला जो चैप्टर है वो खासतौर से चांदी के बहाव की बात हो रही है, यानी कि इस देश में चांदी कैसे आई। तो मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो कि 16वीं व 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। इन साम्राज्यों में थे मिग यानी कि चीन में, सफावी यानी कि ईरान में, और ऑटोमान यानी कि तुर्की में। साथ ही साथ इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीन व्यापार का जीवंत जाल बिछाने का भी काम किया था। साथ ही साथ खोजी यात्राओं एवं नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खास कर भारत के व्यापार में बहुत कुछ विस्तार हुआ था। भारत के समुद्र पार व्यापार में एक ओर जहां भौगोलिक विविधता आई, तो दूसरी ओर कई अलग अलग नई वस्तुओं का भी व्यापार शुरू हो चुका था। उस समय लगातार बढ़ते व्यापार के साथ साथ भारत से निर्यात होने वाली जो वस्तुएं हुआ करती थी, उनके भुगतान करने के लिए एशिया में बहुत भारी मात्रा में चांदी आई। 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में स्थिरता बनी रही है। साथ ही साथ एक तरफ अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संचार हुआ, तो दूसरी ओर सिक्कों की ढलाई में विस्तार भी हुआ। दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी कर उगाहने में आसानी हुई। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चांदी के सिक्के हैं, खासतौर से ये अकबर के द्वारा जारी किए गए थे, और दूसरी ओर जो चित्र में देख रहे होंगे वो खासतौर से औरंगजेब के समय में जारी किए हुए
चांदी के सिक्के थे। अब प्रिय विद्यार्थियों, आप जानेंगे कि ये चांदी भारत में आई कैसे। इटली के मुसाफिर जोवानी करेरी, जो खासतौर से 1690 ईस्वी में भारत होकर गुजरे थे, और उसका सजीव चित्र भी पेश किया था कि किस तरह से चांदी तमाम दुनिया होकर के भारत में पहुंची है। उसी से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी भारी मात्रा में नगद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग पढ़ेंगे अबुल फजल की आईने अकबरी के बारे में कि इसमें क्या क्या जानकारियां हैं और इसका विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो खासतौर से आईने अकबरी के जो लेखक थे अबुल फजल, वो अकबर के दरबारी कवि थे। उन्होंने आईने अकबरी में जो लिखा है, आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना के बारे में बताते हैं। बहुत बड़ी जानकारी इसके अंदर है। अकबर के शासन के 42वें वर्ष में, यानी कि 1598 ईस्वी में, आईने अकबरी में 5 बार संशोधन करके इसको पूर्ण किया गया था। साथ ही साथ अकबरनामा, जिसे कि 3 जिल्दों में रचा गया है। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक जानकारी यानी कि दस्तान पेश की है, तो तीसरी जिल्द आईन ए अकबरी को शाही नियम, यानी कि उस समय के जो शासक थे उनके क्या नियम और कानून थे, उनके सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र में इसको संकलित भी करने का प्रयास किया गया था। आईने अकबरी में दरबार, प्रशासन, सेना, संगठन, राजस्व स्रोत एवं साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल एवं लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रीति रिवाजों एवं अकबर के तमाम विभागों, प्रांतों की जानकारी देने के अलावा आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी सूक्ष्मता के साथ ये अबुल फजल की आईने अकबरी से प्राप्त होती है। ये अबुल फजल जो हैं वो अपने आश्रयदाता यानी अकबर को अकबरनामा की जो पांडुलिपि है उसको पेश करते हुए इस चित्र के माध्यम से देखा भी जा सकता है। साथ ही आईने अकबरी के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में भी सूचनाओं की ढेर सारी जानकारी है, एक खान के रूप में। आईने अकबरी 5 भागों का संकलन है। पहले 3 भाग में प्रशासन के बारे में जानकारी है कि उस समय क्या प्रशासन कैसा था, लोगों के साथ कैसे कार्य किए जाते थे। दूसरा भाग सिपह आबादी, जिसके अंतर्गत सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ तीसरा जो था वो मुल्क आबादी, यानी कि मुल्क आबादी में साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय, यानी कि वित्त से संबंधित, रुपयों के लेन देन से संबंधित जो पहलू हुआ करते थे उनके बारे में, और साथ ही साथ राजस्व की दरों के आंकड़ों की भी जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। आईन ए अकबरी में हमें सूबे के नीचे, यानी कि उसके नीचे की जो इकाइयां थी, यानी सरकारों के बारे में विस्तार से भी जानकारियां प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ चौथी और 5वीं किताबें जो हैं वो भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में भी जानकारी रखती हैं, और इसके अंत में अकबर के शुभ वचनों का भी संग्रह किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने जमींदारों के बारे में पढ़ा कि उस समय जमींदारी व्यवस्था कैसी थी, लोगों और जमींदार और कृषकों के बीच में कैसे सामंजस्य हुआ करता था। साथ ही साथ भू राजस्व प्रणाली के बारे में कि उस समय भू राजस्व प्रणाली कैसी थी, उस समय मनसबदारों की नियुक्तियां कैसे हुआ करती थी, लोगों का जो
मौद्रिक नीति थी वो किस प्रकार की थी, इसके बारे में हमें आप लोग पढ़े। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चांदी का बहाव। चांदी का बहाव भारत में कैसे हुआ, ये चांदी कैसे आई, इसके बारे में हम लोग ने जाना और उसका व्यापार और व्यवसाय में क्या क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ हम लोगों ने अकबर के दरबारी कवि द्वारा रचित आईने अकबरी के बारे में पढ़ा। इसके बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि उस समय का प्रशासन, उस समय के लोग, उस समय के संस्कार, उस समय के रीति रिवाज, उस समय के साहित्यिक ग्रंथ आदि के बारे में इस पुस्तक से जानकारी प्राप्त होती है। और अंत में हम लोगों ने यह भी जाना कि आईने अकबरी में अकबर के जो शुभ वचन हैं उनके बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोगों ने ये भाग 2 में पढ़ने के बाद कुछ मन में प्रश्नों की जिज्ञासा निकल कर बाहर आ रही है, तो आपको हम कुछ प्रश्न बता रहे हैं। खासतौर से पहला प्रश्न है, अकबर के समय में भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? पहला प्रश्न है, फिर सुन लीजिए, अकबर के समय में भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? दूसरा प्रश्न है, मनसबदार कौन थे? फिर सुनिए, मनसबदार कौन थे? तीसरा प्रश्न है, आईन ए अकबरी का संशोधन कितनी बार किया गया था? प्रश्न को फिर से सुने, आईन ए अकबरी का संशोधन कितनी बार किया गया था? नेक्स्ट प्रश्न है, आईन ए अकबरी के अंत में किसका संग्रह है? फिर से सुने, आईन ए अकबरी के अंत में किसका संग्रह है? तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने अध्याय 8 के किसान, जमींदार और राज्यों के बारे में जो दूसरा भाग था उसके बारे में पढ़ा और उसके मैंने आपको कुछ प्रश्न भी दिए हैं। आप लोग इनके प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तकों और वीडियो के माध्यम से निकालने का प्रयास करें। आगामी जो वीडियो होगा उसमें इन प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।